जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज से हम इसमें क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के साथ हम अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और कब हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पर, कि कहीं किसी भी जगह पर केमिकल रिएक्शन हुई भी है कि नहीं हुई है ना। तो देखिए, जैसे मैं बात करूँ, दो प्रोडक्ट हैं ए और बी। ठीक है, जब ये दो प्रोडक्ट मिलें और एक नई चीज़ प्राप्त कर लें जिसकी क्वालिटी, जिसकी जो बिहेवियर है या जिसके जो गुण हैं वो क्या हो, वो अलग हो किन से, जिन दो से ये मिलकर बना है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप लकड़ी को जलाते हैं, व्हेन यू बर्न द हुड, तो आप देखेंगे कि आपको कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला या ऐश। या तो ऐश मिलेगा या कोयला मिलेगा। और इसकी प्रॉपर्टी लकड़ी से बिल्कुल अलग होती है कि नहीं होती? सब बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई। ऐसा ही सेम आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो कि दो प्रोडक्ट थे ए और बी जो आपस में जुड़े हुए थे, सी अलग था और सी आया, तो इन दोनों ने जो है ए और बी का रिलेशन ख़त्म हुआ, ये बी जो है इस सी के साथ जुड़ गया। यानी एक चीज़ क्या हुई कि ये ए अलग हट गया जो कि पहले बी के साथ था, अब बी इसके साथ जुड़ गया जो कि सी अकेला था। यानी बोल सकते हो, देखो, ओल्डर सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस बनता है। कहाँ, कब? केमिकल रिएक्शन होती है तब। अब होता क्या है कि न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड सब्सटेंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। कि जो नई चीज़ बनेगी वो क्या होगा? कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। रीअरेंजमेंट, एटम्स जस्ट चेंज द पार्टनर्स। एटम्स पार्टनर को चेंज कर ले। जैसे बी, देखिए बी ने क्या किया कि बी पहले ए के साथ था, अब बी किसके साथ है? सी के साथ, तो उसने अपना पार्टनर चेंज किया। न्यू एलिमेंट्स, एलिमेंट देमसेल्फ डू नॉट चेंज। एलिमेंट अपने आप को चेंज नहीं करते। जैसे पहले ए बी सी था, रिएक्शन के बाद भी ए बी सी ही रहा। यानी एलिमेंट चेंज नहीं हुए, बस एक कंपोनेंट बन जाता है दो चीज़, दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर, जिसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। इतनी सी बात है। आगे देखो, जैसे आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, जैसे आप जानते हैं केक, केक किस चीज़ से मिलकर बनता है? मैदा, है ना। मैदा प्लस अंडा। अब देखो, ये फ्लोर, यहाँ पर मैदा है, एक अंडा, अंडा और मैदा को यूज़ करके मैंने क्या बनाया? केक का निर्माण कर दिया। ये केक फॉर्म हो गया। आप बताओ, क्या इस केक की जो प्रॉपर्टी है वो इस आटे और अंडे से अलग है कि नहीं? सर बिल्कुल सही बात है। देखिए, इन दोनों को मिलाया मैंने। किन दोनों को? आपके फ्लोर, आटे को और किसको? अंडे को। तो ये दोनों जब रिएक्शन नहीं करेंगे, तब रिएक्शन करने से पहले जो चीज़ें मेरे पास होती हैं उसे मैं बोलता हूँ क्या? रिएक्टेंट। क्या बोलता हूँ? रिएक्टेंट। ठीक है। और जो बन जाता है इन दोनों को मिलाने के बाद, जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बनता है, इसको मैं प्रोडक्ट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे एलएचएस में क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। देखो, एक केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ पहले। ये तो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ए और बी, जैसे मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी मिलकर एक सी रिएक्शन बना दी, तो इस एरो से लेफ्ट साइड, यानी एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्शन को लिखने का एक बेसिक तरीका है। इसी तरीके से हर रिएक्शन को लिखा जाता है। यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट क्या? द सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट, ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि ए और बी। प्रोडक्ट, द न्यू रिजल्ट फॉर्म्ड, जो नया चीज़ बनती है, जैसे कि सी। एग्जाम्पल, जैसे अमोनियम अमोनिया से अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से आपने क्या बना दिया? अमोनियम क्लोराइड बना दिया, NH4Cl बना दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए, इस रिएक्शन को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है कि नहीं? जैसे मैंने बोला NH4 अमोनिया था, NH3 सॉरी, अमोनिया प्लस HCl की मैंने रिएक्शन की, तो क्या बन गया मेरे सामने? तो आप बोलेंगे सर अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। क्या बन गया? NH4Cl। ठीक है। तो इसमें ये क्या है? ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट, सॉरी, रिएक्टेंट, और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट। समझ गए?
तो ये होता है रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ गए होंगे इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिखा क्या है? लिखा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एक चीज़ होती है क्या, जैसे मान के चलो कि बैग में आऊँ मैं 5 kg आटा ले लूँ, 5 kg आटा ले लूँ, और ये अंडे का जो वेट है वो मान लेते हैं 1 kg। जितने अंडे मैंने लिए उस अंडे का वेट कितना है? 1 kg। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका टोटल वजन भी कितना होगा? 6 kg विथ गैसेस। गैसेस को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि आप जब दो चीज़ों को जला रहे हैं, इसमें तो खैर नहीं हुआ ऐसा, लेकिन आप दो चीज़ों को जब जला रहे होंगे तो उसमें कुछ गैस भी निकलती हैं, उस गैस का भी वेट लिया जाएगा। इसी वेट को हम मास बोल देते हैं साइंस में, इसी वेट को हम क्या बोल देते हैं? मास। तो एक लॉ है वो ये बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट का जो मास है ना वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होता है, क्योंकि मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही मास को बनाया जा सकता है। तो वही बोल रहा है कि लॉ क्या कहता है, द लॉ क्या कहता है? द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो बना सकते और ना ही घटा सकते हैं। गोल्डन रूल क्या कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS RHS। अब मास को बराबर रखने के लिए हम एटम्स को बराबर करते हैं। हम क्या करते हैं? एटम्स को हमेशा बराबर करते हैं। एटम क्या होते हैं ये आपने 9th में पढ़ा होगा। जैसे हाइड्रोजन क्या हो गया? एक एटम हो गया। हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। समझ में आ गया? ऐसे ही अब देखिए, अब आप कब बोलेंगे कि सर अच्छा एप्लीकेशंस क्या होती हैं? दिस इज़ वाई बी बैलेंस इक्वेशन, इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्यों बैलेंस की जाती है, मैं समझाता हूँ। देखो, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर करने के लिए हमेशा हम एटम्स के नंबर्स को बराबर करते हैं ताकि मास बराबर रहे, क्योंकि हर एटम का अपने आप में एक मास होता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना खुद का एक मास होता है, ऐसे ही हर एटम का एक मास होता है। तो उन एटमों के मास को हमको LHS और RHS में बराबर करना होता है, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमको एक लॉ फॉलो करना होता है ना, कि इक्वेशन द रिएक्टेंट ऑफ मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? आपको देखने को मिलेगा चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट क्या होते हैं अभी आगे समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हो ही रही हों, सारी ही हो रही हों। ये मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी क्वेश्चंस में। कलर में चेंज आ रहा होगा, कहीं ना कहीं स्टेट में चेंज आ रहा होगा, कहीं टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा, कहीं गैस में चेंज आ रहा होगा, कहीं आपके पार्टिसिपेट निर्माण हो रहे होंगे। हर जगह ये पांचों चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं है। आइए, आयरन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझना है। जैसे ये आप आयरन की कील देख रहे हैं जिसके ऊपर क्या हो चुकी है? रस्टिंग हो चुकी है। क्या होती है? रस्टिंग। इसको हम बेसिकली रस्टिंग बोलते हैं, और जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। आपको पता होगा लोहे पर जो जंग लगती है उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। जब आयरन Fe क्या होता है? आयरन का सान है। आयरन प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तब ये चीज़ आपको रस्टिंग देखने को मिलती है। जब आप लोहे को बाहर छोड़ते हैं ना तब आपको रस्ट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोहा वाटर के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है? रस्ट होती है और उसके ऊपर कैसी लेयर बन जाती है? ब्राउन लेयर बनती है। कैसी लेयर बनती है? ब्राउन लेयर की। जब भी रस्ट होगी तो कैसी लेयर बनेगी? ब्राउन। लेकिन जब आयरन को कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में लाया जाता है, जो कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? ब्लू, तो इसके ऊपर जो लेयर बनती है आयरन के ऊपर वो फेरस सल्फेट की बनती है, जो कि कैसा होता है? ग्रीन होता है। यानी आपसे क्वेश्चन बन गया कि FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो आप बताएंगे सर ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। कोई दिक्कत? अब सर नहीं। अब यहाँ पर कुछ रस्टिंग फॉर्म Fe2SO3 फेरस ऑक्साइड, इसका रंग कैसा होता है? देखो दो चीज़ें, एक फेरस सल्फेट है, एक फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? आपका ब्राउन, लेकिन फेरस सल्फेट का ग्रीन। प्रो टिप्स क्या है? प्रिवेंट रस्ट विद गैल्वेनाइजेशन कोटिंग जिंक। देखो रस्टिंग किसी भी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज नथिंग बट इस लोहे के ऊपर हम जिंक की परत को चढ़ा देते हैं, जिससे जिंक के ऊपर जंग लग जाती है और आपका लोहा जो है उस जिंक के नीचे सेफ बचा रहता है। दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर चेंजिंग सॉल्यूशन टू ग्रीन। जब आयरन क्या करे? डिस्प्लेस कर दे किसको? कॉपर को। इसी को हम बोलते हैं क्या?
चेंजिंग सॉल्यूशन टू ग्रीन। देखो यहाँ पर इस आयरन ने, देखो ये कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन था, इस आयरन ने जब रिएक्शन की तो ये Fe जो है, Fe जो आयरन है वो सल्फेट के साथ आ गया, कॉपर अलग हट गया, तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। वही इसने बोला डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, कहीं की जगह आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो सब आगे का विषय है, हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो ये आपको यही देखने को मिल गया होगा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। आइए इसको KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल। ये क्या है K2CrO3, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम तो मुझे भी नहीं है ना, पोटेशियम क्रोमियम, पता नहीं है, सॉरी इसका नाम नहीं आ रहा। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ लिखा होगा यार कहीं ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट, अच्छा ये लिखा तो ऐसे ही कह रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ये सॉरी ये ऑरेंज होता है। अब होता क्या है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन साइट्रिक एसिड से करवाई जाती है तो ये कलरलेस हो जाता है। साइट्रिक एसिड मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का है, इसमें आप नींबू मिला दो, क्योंकि नींबू के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है नींबू के अंदर, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन आप पोटेशियम डाइक्रोमेट कि में आप नींबू मिला दें तो उसको वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये कुछ रिएक्शंस है जो आपको याद करते चलना है, क्योंकि ये क्या है, ये यार रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि आपको याद रखना है। ये दो चार रिएक्शन हम करते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपको याद रखें। अच्छा ये बताओ आयरन पर जो रस्टिंग होती है उसका कलर कैसा होता है, आयरन पर जो रस्टिंग होती है उसका कलर कैसा होता है दोस्त, आप बोलेंगे सर आयरन पर जो रस्टिंग होती है उसका कलर ब्राउन होता है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है दोस्त, ग्रीन होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग कैसा होता है, पर्पल होता है, लेकिन जब इसमें साइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है, लेकिन इसमें जब साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो ये ग्रीन कन्वर्ट हो जाता है। इतनी चीज़ें याद रखनी है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद कल पढ़ेंगे, है ना, इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।